ऑफ इकोनॉमिक्स का ईयर का प्रोफेसर चल रहा था, जिसका आज हम टॉपिक करेंगे पॉपुलेशन, इट्स ग्रोथ पैटर्न एंड प्रॉब्लम ऑफ द ओवर पॉपुलेशन, कि हमारी जनसंख्या विकास का पर्व क्या है और इसके कारण उत्पन्न होने वाली हमारी विभिन्न प्रकार की समस्याएं क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पॉपुलेशन इट्स ग्रोथ, कि जनसंख्या विकास का पर्व क्या है, किस प्रकार से जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है। देखिए कि भारत के अंदर जब जनसंख्या की जनगणना के बारे में हम पहले बात करते हैं कि जनगणना का कार्य किस प्रकार से शुरू हुआ और भारत की जो जनगणना है वो कैसे विकास दर में बढ़ोतरी कर रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 1872 के अंदर 1872 के अंदर लॉर्ड मायो ने क्या किया, 1872 के अंदर पहली बार 73 के अंदर पहली बार जो जनगणना सर्वे है वो भारत के अंदर करवाई। लेकिन इसके मद्देनजर रखते हुए क्या हुआ कि विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं उनका सामना करना पड़ा, जिसके कारण क्या किया गया कि दोबारा से 1881 के अंदर जनगणना सर्वे हुआ, जिसके मद्देनजर रखते हुए ये डिसाइड किया गया कि 1881 के अंदर जो जनगणना हुई है उसके 10 साल बाद फिर दोबारा से जनगणना होगी। इट मींस 1891 के अंदर होगी, उसके बाद फिर 1901 में होगी। तो इस प्रकार से ये 10 साल बाद, दशक के बाद जो जनगणना सर्वे का कार्य है वो भारत के अंदर करवाया जाएगा। तो आजाद भारत के अंदर की भारत 1947 के अंदर आजाद हुआ और 1951 के अंदर स्वतंत्र भारत की पहली बार जनगणना सर्वे किया गया। तो ये जो जनगणना का सर्वे है हर 10 साल के बाद किया जाता है और ये अनुमान लगाया जाता है कि जो आज से पहले जनगणना की गई थी तो उसके अंदर जनसंख्या में के कितने दर में वृद्धि हुई, कि पुरुषों के अंदर कितनी वृद्धि हुई, स्त्री वर्ग के अंदर कितनी जो वृद्धि है वो किस प्रकार से हुई। अब जैसे कि हम बात करते हैं कि 2001 के अंदर भारत के अंदर जनगणना सर्वे हुई थी और 2001 के अंदर जो जनगणना सर्वे हुई थी उसके बाद जो 20वीं सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, 20वीं शताब्दी के अंदर कंप्लीट होने के बाद 21वीं शताब्दी के अंतर्गत 2001 के अंदर जनगणना हुई और उसके बाद 2011 के अंदर जनगणना सर्वे हुई। अब जो 2011 का जनगणना सर्वे की हम बात करें तो इसका जो शुरुआत की गई थी वो 1 मई 2010 को की गई थी, कि 2011 का जो डाटा कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि 2001 के अंदर जो जनगणना हुई थी वो विभिन्न पहलुओं को देखते हुए पूर्ण रूप से नहीं की गई थी, लेकिन 2011 के अंदर जो जनगणना सर्वे की गई उसके अंतर्गत ये देखा गया था कि हर परिवार के 2 फार्म भरे जाएंगे, जिसके अंतर्गत एक गोपनीयता का फार्म भरा गया था और एक जनरल इंफॉर्मेशन का जो फार्म है वो भरा गया था, कि गोपनीयता के अंदर आपके पारिवारिक कौन कौन है उसके बारे में आपका क्या रिलीजन है, आप किस कास्ट से संबंधित रखते हैं, गोपनीयता का फार्म था और एक जनरल फार्म भरा गया था। तो पूरे भारत के अंदर देखा गया कि इस प्रकार का जनगणना सर्वे धर्म के आधार पर, और इसका जो प्रोसेस है वो लगभग 1 मई 2010 को पहले चरण, क्योंकि ये जो जनगणना सर्वे है 2011 की ये 2 चरणों में की गई थी। इसका पहले चरण के अंदर 1 मई 2010 के अंदर इसका काम जो शुरू किया गया था और अंतिम जो रूप है इसे वो 31 मार्च, कई बार ये जीके का क्वेश्चन भी आ जाता है, 31 मार्च 2011 को इसे कंप्लीट किया गया। 1 मई 2010 को शुरू किया गया पहले चरण में और दूसरे चरण का कंप्लीट कार्य था वो 31 मार्च 2011 को किया गया, जिसके अंतर्गत भारत की जो जनसंख्या थी वो लगभग 1 अरब 21 करोड़ से अबव जनगणना की गई, 1 अरब 21 करोड़। लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए कि भारत के अंदर जो जनसंख्या पहले भी हुई थी यहाँ तक कि 1951 से 2001 तक और 2001 से लेकर 2011 तक जो जनगणना सर्वे हुई उसके अंतर्गत देखा गया कि जो जनसंख्या की वृद्धि दर है उसके अंदर कुछ कमी आई। वो कमी किस प्रकार से कि जब भारत आजाद हुआ 1947 के अंतर्गत तो उस समय भारत की जो जनसंख्या थी वो लगभग 37 करोड़ थी।
37 करोड़ जनसंख्या थी भारत की। लेकिन आज यदि हम बात करते हैं 2011 के आंकड़ों की, तो उसके अंदर देखा गया कि 1 अरब 21 करोड़ कि इस सेशन के दौरान जो जनगणना के अंदर वृद्धि हुई उससे कि भारत की जो आबादी है वो एक प्रकार से किसी देश का निर्माण करने वाली, क्योंकि इन 10 सालों के अंदर जो भारत की बढ़ोतरी हुई उससे एक ब्राजील देश की जो जनसंख्या है, इतनी कुल जनसंख्या जो ब्राजील देश की है, भारत की जनसंख्या का 10 साल में इतनी जनसंख्या की बढ़ोतरी हो गई है। तो कहने का अभिप्राय कि भारत में अभी तक भी इतना ज्यादा जनसंख्या के अंदर वृद्धि हो रही है जिससे क्या कि एक देश का जो निर्माण है वो नया हो सकता है। तो इस आधार पर क्योंकि भारत का इसमें से यदि हम बात करें कि भारत के अंदर हमारे कुछ राज्य ऐसे 6 राज्य ऐसे हैं जिसके अंतर्गत लगभग भारत की 50% जो जनसंख्या है वो निवास करती है। और भारत जो है वो विश्व का दूसरा देश है, क्योंकि पहले स्थान पर जनसंख्या की दृष्टि से चीन है और दूसरे स्थान पर जो भारत है वो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे देश पर माना जाता है। हालांकि जनसंख्या की दृष्टि को देखते हुए भारत भी एक विश्व के अंदर महाशक्ति के रूप में उभरना चाहिए था, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। अब भारत के अंदर क्या है कि जो भारत का क्षेत्रफल है, पूरे वर्ल्ड का भारत का जो क्षेत्रफल है वो 2.4 है कि 2.4% जो है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल माना जाता है। लेकिन यदि हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो विश्व की लगभग 17% 17.5% है वो विश्व की कुल जनसंख्या का भारत के अंदर जनसंख्या है वो निवास करती है। कहने का अभिप्राय कि यदि हम इन आंकड़ों को देखें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 2.4 है कि जो हमारा एरिया है पूरे भारत का 2.4 है, लेकिन यदि हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो पूरे विश्व की 17.5% जो जनसंख्या है वो भारत के अंदर निवास करती है। और पूरे भारत की जनसंख्या का 16.7% जो है वो लगभग उत्तर प्रदेश के अंदर, जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है यूपी, उत्तर प्रदेश राज्य जिसको कहा जाता है, कि 16.7% जो है 67% है वो जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का वो यूपी राज्य के अंदर निवास करती है। तो इस आधार पर क्या माना जाता है कि लगभग दिन प्रतिदिन जो जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है। और भारत के 6 राज्य और भी हैं, यूपी के अलावा 6 राज्य और भी ऐसे हैं जिसके अंदर भारत की लगभग 48.70% लगभग इतनी जनसंख्या पूरे भारत की इन 5 और 6 राज्यों के निवास करती है। और पूरे भारत के जो राज्य हैं वो 28 राज्य हैं और 9 संघ शासित प्रदेश हैं। इसमें से 6 राज्यों के अंदर 48% लगभग जनसंख्या निवास करती है और बाकी जो है 51% 52% जनसंख्या है वो पूरे भारत के 21 या 22 जो हमारे राज्य हैं और बाकी जो हमारे संघ शासित प्रदेश हैं उनके अंदर निवास करती है। तो इसके अंदर कौन कौन से राज्य हैं, जिसके अंदर उत्तर प्रदेश हमारा, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, 6 वो राज्य हैं जिनके अंदर लगभग 48% जनसंख्या जो है वो भारत की निवास करती है। तो इसके अंतराल के अंदर देखते हैं कि भारत के अंदर जो महिला वर्ग है और पुरुष वर्ग है, पुरुषों की जो जनसंख्या है वो ज्यादा है और महिलाओं की जो जनसंख्या है वो कम मानी जाती है। तो जिसके आधार पर क्या माना जाता है कि दिन प्रतिदिन लिंग अनुपात के अंदर भी कमी देखने को मिल रही है, जिसके आधार पर हम ये मान रहे हैं कि हमारी इसके अंदर बढ़ोतरी होना उचित नहीं है। इस पर किसी न किसी प्रकार के नियंत्रण होना चाहिए। और जनसंख्या की बढ़ोतरी होने के कारण क्या हो रहा है कि हमारे भारत देश के अंदर विभिन्न प्रकार की हमारी जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो रही हैं। वो समस्याएं कौन कौन सी हैं, अब देखिए नेक्स्ट हमारा है कि प्रॉब्लम ऑफ द ओवर पॉपुलेशन, की जनसंख्या अति जनसंख्या की वृद्धि के कारण किस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो वृद्धि हो रही है। उसमें से सबसे पहली जो प्रॉब्लम समस्या आ रही है बच्चों के लिंग अनुपात में कमी आना, कि बच्चों के लिंग अनुपात में वृद्धि आना किस प्रकार से। नंबर 1 कि बच्चों के लिंग अनुपात की जो 6 से कम आयु के बच्चे हैं उनमें
कमी आ रही है, में कमी। वो क्यों आ रही है? वो इसीलिए कि यदि हम 0 से 6 साल वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनकी बात करें कि जो 6 से अब 2011 के अंदर जनगणना सर्वे के अंदर हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, तो इसके अंदर मुख्य रूप से जो वृद्धि दर नोट की गई है वो क्या है? लिंग अनुपात के अंदर हम देखते हैं कि इसके अंदर यदि पहले 2001 से पहले की यदि हम जनगणना सर्वे की बात करें तो उसके अंदर जो बढ़ोतरी हुई थी, अब 1000 पुरुषों के बराबर लगभग कितनी थी? 940 के लगभग थी, और इसमें वृद्धि दर 927 थी, सॉरी, पहले 1000 पुरुषों के पीछे मतलब 1000 लड़के थे और 927 लड़कियां थी। लेकिन 2011 की जनगणना सर्वे के दौरान देखा गया कि 1000 बच्चे हैं जिनके बदले लगभग 914 लड़कियां, 914 जो लड़कियां हैं और 1000 जो है वो लड़के हैं। इट मींस इनके अंदर कमी आ रही है कि यदि हम बात कर रहे हैं केवल सिर्फ 0 से लेकर 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके अंदर क्या कमी आई है कि दिन प्रतिदिन हमारा जो लिंग अनुपात है उसके अंदर कमी आती आ रही है कि यदि 0 से 6 वर्ष का हम आंकड़ा कलेक्ट करते हैं जिसके अंदर देखिए 1000 यदि लड़की हैं तो पहली जो हम 1991 की 2000 की जनगणना सर्वे की बात करें तो 927 थी, लेकिन यदि हम 2011 की बात करें तो 1000 के पीछे 914 लड़कियां हैं, जिसके आधार पर ये माना जाता है कि दिन प्रतिदिन जो हमारी वृद्धि दर है उसमें जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन हमारा लड़कियों का कम अपने जन्म देना और लड़कों को ज्यादा जन्म देना, जिसके विभिन्न प्रकार की जो समस्या है वो आती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है तेजी से बढ़ रहा शहरीकरण। दूसरा हमारा पॉइंट है कि तेजी से बढ़ रहा शहरीकरण। शहरीकरण किस प्रकार से कि हमारा दूसरा पॉइंट शहरीकरण की बात कर रहे हैं कि लोग गांवों से शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। शहरीकरण बढ़ना क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आज एकल परिवार बढ़ रहे हैं और संयुक्त परिवार हैं वो कम होते हुए नजर आ रहे हैं। संयुक्त परिवार कम हो रहे हैं जिसके कारण क्या है कि एक समय ऐसा था जिसके अंदर हमने ये नोट किया था कि 2001 की जनगणना के अंतर्गत 27% लगभग जो थी नोट की गई थी। इसके अलावा शहरीकरण के अंदर वृद्धि क्यों हुई है? क्योंकि आज जो हमारे गुड़गांव, दिल्ली जैसे बड़े शहर हैं लोग इनकी तरफ पलायन कर रहे हैं और अपने नौकरी, अपने व्यवसाय के साथ जुड़ रहे हैं। क्योंकि यदि हम बात करते हैं जो 27% 2011 के अंदर जो नोट किया गया 31.61 नोट किया गया 2011 के अंदर, वो लगभग पहले 27.81% था। शहरीकरण की शहरों के अंदर जो लोग निवास करते थे 2001 में 27.81% थे, लेकिन यदि 2011 के अंदर नोट किया गया है तो 31.61% थी। इट मीन पहले से और ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि हमारी शहरीकरण को बढ़ावा मिलने के कारण इस आधार पर माना जाता है कि हमारी जनसंख्या दर में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण हमारी विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं वो बढ़ रही हैं। इसके अलावा तीसरा हमारा पॉइंट है कि देश के 5 राज्य हैं विशेष चुनौती। विशेष चुनौती किस प्रकार से? वो 5 जो हमारे, मैंने आपको पहले डिस्कस किया था हमने कि हमारे जो 5 राज्य हैं विशेष चुनौती। किसकी विशेष चुनौती? जो हमारे 5 राज्य कौन से? जिस प्रकार से यूपी हमारा है, यूपी, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु जैसे जो राज्य 5 राज्य हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि लगभग हमारी 48% जनसंख्या है वो निवास करती है। 48% जनसंख्या निवास करती है पूरे भारत की, और बाकी जितने राज्य बच गए या संघ शासित प्रदेश बच गए उन राज्यों के अंदर लगभग 152% जो जनसंख्या है वो निवास करती है। अब यदि इन राज्यों की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है तो यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए जो ऑलरेडी पहले से निवास कर रहे हैं उनके लिए समस्या किस प्रकार से? रहन सहन की समस्या, वहां पर जितनी भी प्रकार की सुविधाएं हैं उसके लिए समस्या, चाहे वो पानी की समस्या है, चाहे वो बिजली की समस्या है,
चाहे वो रहने के लिए मकान की समस्या है, तो उनके लिए रहने की समस्याएं और ज़्यादा बढ़ रही हैं। वो क्यों? क्योंकि यदि हम देखें कि दिल्ली जैसा जो हमारा संघ शासित प्रदेश है, तो दिल्ली जैसे इस के अंदर क्या है कि मान लीजिए दिल्ली का एरिया है, तो इस एरिया के अंदर लगभग 60 लाख लोगों की रहने की सुविधा है, 60 लाख लोगों की। तो आज यदि दिल्ली के अंदर नियर अबाउट 2 करोड़ लोग रह रहे हैं, तो क्या जो इतना 1.40 लाख की वृद्धि हो चुकी है कि क्या वो उचित है? मैं सिर्फ ये अनुमानित आंकड़े बोल रहा हूं कि यदि मान लीजिए कि 60 लाख लोगों की रहने की व्यवस्था है और वहां पर 2 करोड़ लोग रह रहे हैं, तो अगर 1 करोड़ 40 लाख लोगों की बढ़ोतरी हुई है, तो क्या जो इनको प्रॉपर सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, क्या वो सभी को मिल पाएंगी? तो इनकी सुविधाएं जो मिलनी चाहिए तो वो इनको भी नहीं मिल रही है, और जो लोगों की बढ़ोतरी हुई है उनको भी नहीं मिल पा रही, जिसके कारण माना जा रहा है कि यदि हम जिन 5 या 6 राज्यों की बात करते हैं, तो उसके अंदर विशेष प्रकार की चुनौती यही है कि वहां पर जनसंख्या बढ़ने के कारण वहां पर लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। तो इसलिए माना जाता है कि इस देश के अंदर हमारे जो जनसंख्या को लेकर वृद्धि हो रही है, तो वो उससे दिन प्रतिदिन जो हमारी समस्याएं हैं वो पनपती जा रही है। इसलिए बढ़ती जनसंख्या के कारण खतरे कि हमारे विभिन्न प्रकार के जनसंख्या बढ़ने के खतरे। प्रॉब्लम क्या है कि जनसंख्या बढ़ने के खतरा क्यों है? क्योंकि इसके कारण धरती के ऊपर जो हमारे प्राकृतिक संपदा है, प्राकृतिक संसाधन है हमारे, वो कम पड़ते नजर आ रहे हैं। क्योंकि एक समय ऐसा था कि जब ये अनुमानित किया गया था कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो उनके अंदर कभी कमी नहीं आएगी। वो कमी क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हमारी प्राकृतिक धरोहर इतनी ज्यादा हमें संपदा दे रही थी कि कभी हम अनुमान नहीं लगा सकते थे कि कभी ये कम पड़ जाएगी। लेकिन जिसके कारण क्या हो रहा है कि आज और हमारे प्राकृतिक संसाधनों के अंदर कमी पड़ना, क्योंकि प्रकृति से हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, पेड़ पौधों से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, पेड़ पौधों से हम विभिन्न प्रकार की लकड़ी प्राप्त कर रहे हैं, पेड़ पौधे हैं तो हमारी बारिश होती है। लेकिन यदि उनके अंदर कमी आ गई प्राकृतिक संसाधनों के अंदर, तो कैसे पॉसिबल है कि हम आने वाली हमारी पीढ़ी के लिए जो प्राकृतिक संसाधन है वो एक धरोहर के रूप में छोड़कर जाएंगे। तो इसीलिए समस्या यहीं से उत्पन्न हो रही है कि जनसंख्या बढ़ने के कारण हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूटेड हो रहा है, जिसके कारण हमारी जो ओजोन परत है उस ओजोन परत के अंदर छिद्र होने के कारण सूर्य की जो प्रावंयिक किरणें हैं वो सीधी धरती पे आएंगी, जिसके कारण धरती के लोगों की जो हमारे कैंसर जैसी बीमारियां हैं वो उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगी। तो इसीलिए सबसे पहली बात है कि प्राकृतिक संसाधनों के लिए कमी आना, इसके अलावा आर्थिक संसाधनों के अंदर कमी आना। अब जनसंख्या बढ़ रही है तो उससे हमारे कौन कौन से खतरे बढ़ रहे हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए आर्थिक संसाधन के अंदर कमी आना, आर्थिक संसाधनों के अंदर कमी क्यों आ रही है? क्योंकि जनसंख्या जब बढ़ चुकी है तो हमारे जो आर्थिक संसाधन है उनके अंदर बढ़ोतरी नहीं हुई है। अगर बढ़ोतरी हुई है तो इतने प्रतिशत वृद्धि नहीं जितनी की जनसंख्या के अनुसार वृद्धि होनी चाहिए, जिसके कारण लोगों को आजीविका की विभिन्न प्रकार की हमारी जो समस्याएं हैं वो आ रही हैं। इसके अलावा और क्या खतरा है कि अब देखिए कि हमारी घटती हुई भूमि, हर साल हम ये नोट करते हैं कि भारत की जो जनसंख्या है वो लगभग अनुमानित मानते हैं कि 15% से लेकर 20% जो है जनसंख्या दर में वृद्धि होती है। अब जनसंख्या में वृद्धि होती है तो जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ लोगों को रहने के लिए मकान की जरूरत है, और लोग बढ़ते हैं तो उनको मकान की जरूरत है, उनके लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाओं की जरूरत है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे ऐसे स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी कि जिस प्रकार से एक समय था कि हम अपना मकान बनाकर रहते थे, लेकिन आज बड़े शहर जैसे दिल्ली जैसे महानगरों के अंदर या हम महाराष्ट्र जैसे नगरों के अंदर हम बात करते हैं कि नीचे का हम मकान बनाते हैं वो किसी और के पास होता है, उससे ऊपर का जो पोर्शन है वो किसी और के पास होता है, उससे ऊपर किसी और के पास होता है। ये समस्या क्यों उत्पन्न हुई है कि लोगों के पास रहने के लिए मकान की व्यवस्था ना होना, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो भूमि है वो कम पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि हम एक अनुमानित
रूप से माने कि एक साल के अंदर कम से कम पूरे भारत देश के अंदर हम अनुमानित कि 1000 जो वर्ग फुट लगाएं या 1000 हम स्कूल की बात करें पूरे भारत के अंदर नए ओपन हो जाते हैं, या कई हजार की संख्या में पेट्रोल पंप नए लग जाते हैं, कई सैकड़ों या हजारों की संख्या के अंदर पेट्रोल पंप नए लग जाते हैं। ऐसे कई हजारों वर्ग फुट है जहां पर हम अपने नए मकान बना लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि दिन प्रतिदिन जो हमारी भूमि है वो कम होती नजर आती है, क्योंकि जिस भूमि के ऊपर हमने फसल का उत्पादन करना है, हमारे खाने के लिए व्यवस्था करनी है, उस भूमि के ऊपर हम अपना मकान बनाने के लिए या विभिन्न प्रकार की जो इंडस्ट्री है वो बनाने के अंदर लगे हुए हैं। तो जिसके कारण विभिन्न प्रकार के हमारे जो जनसंख्या बढ़ने के कारण खतरे हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट है कि हमारे सामाजिक सत्र का संकट। सामाजिक सत्र का संकट क्यों उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा जो सामाजिक स्टेटस है, सामाजिक सत्र है वो गिरता हुआ नजर आएगा। सामाजिक सत्र का गिरना, सामाजिक सत्र का संकट वो क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम देखते हैं सामाजिक सत्र का संकट इसलिए उत्पन्न होता है कि समाज के अंदर जिस प्रकार से हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं और प्राकृतिक साधनों का प्रयोग कर दिन प्रतिदिन कम आते नजर आ रहे हैं। अब जब संसाधनों की कमी होगी और जनसंख्या ज्यादा होगी तो लोगों के आपस में क्या होगा, एक प्रकार के झगड़े उत्पन्न हो जाएंगे, जिससे क्या होता है कि हम रोजगार के हमारे जो साधन है वो कम पड़ते नजर आ रहे हैं, जिससे लोगों का जो आर्थिक संकट है, आर्थिक जो सत्र है, सामाजिक सत्र है वो एक प्रकार से गिरना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए एक प्रकार की हमारी ये विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिसके माध्यम से ये हम अनुमान लगाते हैं कि हमारा सामाजिक सत्र है वो गिरता हुआ नजर आता है। इसके अलावा भारत में फैमिली प्लानिंग की विफलता, कि किस प्रकार से परिवार की विफलता, वो क्यों? क्योंकि हम इसी आधार पर मानते हैं कि परिवार का विफल होना, परिवार की विफलता क्यों मानी गई है? क्योंकि हम मानते हैं परिवार योजना की विफलता, क्योंकि हम परिवार की प्लानिंग करके नहीं चलते। विफलता या परिवार योजना की विफलता, क्योंकि हम परिवार के अंदर देखते हैं कि किसी परिवार के अंदर 5 बच्चे हैं, किसी परिवार के अंदर 7 बच्चे हैं, लेकिन उनका इनकम सोर्स ज्यादा होने के कारण छोटी अवस्था में ही उनको काम करना शुरू पड़ता है। तो क्यों? क्योंकि शुरू से ही हमारे ये प्लानिंग करनी चाहिए कि हमारे परिवार के अंदर 2 बच्चे होने चाहिए और दोनों बच्चों का पालन पोषण हमने कैसे करना है, या परिवार के अंदर 3 बच्चे होने चाहिए। जो सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनके अंदर विफलता आना, जिसके कारण लोगों को तक सही मैसेज ना पहुंचना या लोगों के द्वारा उसको समझने का प्रयास ना करना। तो ये विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, इससे उत्पन्न हो सकती हैं। अब देखिए, तो ये थे हमारे मुख्य चुनौतियां या समस्याएं जिनके कारण क्या होता है कि हमें विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आमतौर पर जनसंख्या बढ़ने के कारण हमारे क्या होता है कि सबसे बड़ी जो समस्या है वो है बेरोजगारी की समस्या, और जब लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा इतनी जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण, तो लोगों के अंदर जो गरीबी है उनकी वृद्धि दर हो शुरू हो जाएगी, और गरीबी होने के कारण लोगों के इस गरीबी के कारण लोग अपराधों की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना शुरू कर देते हैं। अपराध बढ़ेंगे तो देश के जो हालात हैं वो सामान्य नहीं रहेंगे। तो इस आधार पर क्या होता है कि जब लोगों को रहने की व्यवस्था नहीं मिलेगी तो विभिन्न प्रकार की हमारी मलिन जो बस्तियां हैं उनका निर्माण हो जाता है, गंदे स्थानों पर लोग रहना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं वो फैलना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए ये विभिन्न प्रकार की हमारी समस्याएं हैं जो कि जनसंख्या के बढ़ने के कारण उत्पन्न होती हैं, जिसके अंदर हमारा लिंग अनुपात में वृद्धि होना, हमारे शहरीकरण में बढ़ना, और विशेष चुनौतियां जो बड़े हमारे राज्य हैं उनकी जनसंख्या में वृद्धि होना, और इसके अलावा जनसंख्या बढ़ने के कारण विभिन्न प्रकार के खतरे उत्पन्न होना, और सामाजिक सत्र का संकट आना, और इसके अलावा हमारा परिवार नियोजन की विफलता कि जो हम कार्यक्रम या परिवार की प्लानिंग करके चलते हैं वो विफल साबित होती है। तो इस आधार पर माना जाता है कि हमारा जो जनसंख्या की ग्रोथ है वो किस प्रकार से बढ़ रही है, और उसी के साथ साथ हमारे इसके कारण क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो ये था आपका टॉपिक। ओके, थैंक्स।